हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक जॉब की जो सिर्फ जॉब नहीं, एक ड्रीम है, एक सपना है, लोगों का पैशन है। और पैशन है इंडियन आर्मी में सर्व करने का, जो हर किसी के बस की बात तो शायद नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों में जज्बा है, जिनमें पैशन है, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, वो 100% इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। ये वो ड्रीम है जो देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग इसको फुलफिल कर पाते हैं। आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आपके लिए लेके आया हूं कि रिटन एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि रिटन एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है। आप 12 से पढ़ के आए हैं, एकेडमिक्स आपके स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि उसको कैसे पॉलिश करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं आज रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर ओवरव्यू की बात करता हूं तो यहां पेपर 1 होता है आपका मैथ्स का। इससे हमें यह समझ आ गया कि एक डेडिकेटेड पेपर आपका मैथ्स का होता है। इट मींस आपका मैथ्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी यहां बन जाता है, क्योंकि एक पूरा पेपर डेडिकेटेड है मैथ्स के लिए। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं। 300 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 2.5 घंटा आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए। 2.5 ये आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलती है और ये आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है। तो मैथ्स का सबसे पहला पेपर होने वाला है 2.5 घंटे का। स्ट्रॉन्ग आपको समझना है कि ये चीज तभी क्लियर होगी जब मैथ्स में आपकी कमांड हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 आपका जीएटी होता है, जिसमें अगर हम देखें तो मार्क्स कितने आते हैं। देखिए, पेपर 2 आपका 600 मार्क्स का होता है। इसका मतलब आपका रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। यहां आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस यहां मिलते हैं। वहां 120 क्वेश्चन थे। 2.5 आवर्स ही यहां आपको मिलते हैं, लेकिन यहां एक चीज में अंतर है। यहां आपको हर सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत होने पे 1.33 आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल बनी रहती है। तो ये आपके दो पेपर होते हैं जो आपको देने हैं सेम डे। ये दोनों पेपर आपको देने होते हैं। तो आपके दो पेपर हैं। पेपर 1 डेडिकेटेड होगा मैथ्स को लेकर और पेपर 2 होगा जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब बात आती है इसमें क्या क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं। ये जो पेपर होता है ना, 600 मार्क्स में डिवाइड है। इसमें कई सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे इसमें इंग्लिश पूछा जाता है। अब ये समझो कि इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का यहां पर है, ठीक है। 200 नंबर का इंग्लिश आता है, जहां आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 200 नंबर आपके यहां से मिलने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका मानना यह है कि इंग्लिश तो हमें आता है और हम यहां से थोड़ा बहुत स्कोर कर लेंगे। लेकिन मैं यहां एक सजेशन आपको दूंगा, अगर आप इस पेपर को ढंग से तैयार कर लें इंग्लिश वाले को, तो बेनिफिट आपको यह भी होगा कि आपकी जो फाइनल स्कोरिंग है उसमें यह बहुत अच्छा इंपैक्ट आपका डालने वाला है। तो बेहतरीन चीज है इंग्लिश को अच्छे से समझना। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 200 नंबर का आता है। 50 क्वेश्चन होंगे। फिर आती है आपकी जनरल नॉलेज। बहुत सारे बच्चों का यही पार्ट वीक रहता है, क्योंकि आप ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं होता है हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर या करंट अफेयर्स को उतना पता नहीं होता है। लेकिन ये वो सेक्शन है जहां हमें काम करना होगा। अच्छा, यहां मैं एक बात और समझाऊंगा आपको अभी कि कितनी डेप्थ में हमें जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अल्टीमेट मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ना नहीं। एक लिमिटेड स्टडीज के साथ, सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो समझे पहले, यहां जनरल नॉलेज आता है 400 मार्क्स का, जिसको अगर हम ये जो मैंने मार्क्स यहाँ डिवाइड किए हैं दीज वन, ठीक है, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। स्टैंडर्ड हमने बनाया है कि 400 नंबर कैसे डिसाइड किए गए। करीबन 200 मार्क्स आपके साइंस से आ जाते हैं, ठीक है। 160 के आसपास आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वाला सेक्शन आता है और करंट अफेयर्स आपका 40 मार्क्स का होता है। तो ये एक ब्रॉड डिवीजन है। हैव इट इन योर माइंड कि एक ब्रॉड डिवीजन है, कि आपको पता चल गया कि कहां कहां से क्या क्या आता है। अब हम बात करें सिलेबस को लेकर माइन्यूट जाने की, लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने आपको कहा था क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखना, कोई भी जो एग्जाम होता है, जैसे आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो, आप एग्जाम में अगर बात करें तो एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चंस का टाइप क्या है। देखो, अगर मैं कहता हूं बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फिर हमने कहा मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम कहते हैं इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो यहां अगर हम देखें तो पता है आपको जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करीबन करीबन 20% ही आते हैं। ऐसा आपने बहुत कम फेस किया होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में थे जो या तो आउट ऑफ सिलेबस थे, या हमारे टीचर ने कभी पढ़ाए नहीं, या मैंने कभी प्रैक्टिस सेशन में टच ही नहीं किए। ऐसा पेपर मैक्सिमम 20% होता है। मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं ये करीबन करीबन 40% होते हैं, और जो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं ये भी करीबन करीबन 40% ही होते हैं। तो यहां से हम एक बात बहुत क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा, इजी तो सभी को आता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा लेवल को अप कर ले और मॉडरेट वाले को कवर कर ले, तो वो 100% रिटन क्लियर कर सकता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये की है सफलता की, ये की है सफलता की।
आपको एग्जाम निकालना है, आपको रिटन क्लियर करना है, तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप सब कुछ पढ़ लो दुनिया का, ना कभी पढ़ा जा सकता है। तो आपने कभी सुना भी होगा ना, इट इज वाइज टू नो व्हाट टू लीव, इट इज नॉट इजी दैट व्हाट टू स्टडी। तो क्या छोड़ना है ये बहुत जरूरी होता है जान लेना। तो व्हाट टू लीव बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो यही वो चीज है कि आपको ये समझना है, आपको इजी है ये आपका तैयार है, मॉडरेट आपको तैयार करना है, और डिफिकल्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। 20% वो आता है, अगर मैं इसको अच्छे से कवर कर लूं तो मेरा एग्जाम 101% निकलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक अच्छी सी प्लानिंग आपके साथ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजें समझते हैं। तो अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को लेकर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। अब स्कूल में पढ़ा है ना अलजेब्रा, क्लासरूम का सब्जेक्ट है, ऐसा कह नहीं सकते कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ा। ये अलग बात है कि आपको आता कितना है। ऐसे आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा, 100% आता होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपने जरूर पढ़ा है। तो ये सब पढ़ा हुआ तो है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिश करना है। इसको पॉलिश कैसे करना है? वो जो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है उसमें आपको पेपर सॉल्व करना है, यानी कि आपको क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। एग्जाम्स में जो मेन गेम है ना वो स्पीड का ही है। बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाली है, कैलकुलस होगा आपका, वेक्टर्स एंड स्टैटिस्टिक्स होगा, ये सब आपसे पूछा जाता है मैथ्स को लेके। तो मैथमेटिक्स आपको तैयार करना है, ये इसका सिलेबस होने वाला है। बात कर लेते हैं जीएटी में क्या क्या आता है। देखिए साइंस, अब भाई पीसीएम आपका है तो साइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, बायो भी आपको तैयार करना होगा। ये कुछ डिवीजन होता है, फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के उससे कम पूछे जाते हैं, और बायो के क्वेश्चन सबसे कम पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे समझते हैं, एग्जाम में ये सब क्यों पूछा जाता है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर क्यों पूछा जाता है, ये कहाँ हमारे काम आने वाला है बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे इंग्लिश को लेके ही है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो और आप बहुत एडवर्स कंडीशंस में डील भी करोगे, बहुत अलग अलग लोगों से डील करोगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, तो यू हैव टू बी गुड एट कम्युनिकेशन। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो अपनी बातें कैसे रखोगे, और हर जगह सिर्फ आप हिंदी में कम्युनिकेट करें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लैंग्वेज की आपको नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। सेम ये सब कुछ भी है। ऑफिसर बनने की एक बड़ी सीधी सी बात है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग बट यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप ऑफिसर बनने वाले हो, आपको एक चीज में एक्सपर्ट होना होगा, एक स्किल होगा जिसको आप ब्रश अप करोगे, जिसमें आप फाइन होगे बिल्कुल, लेकिन आपको बाकी सब भी जानना होगा। तो इसीलिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये साइंस का सिलेबस है, मैंने इसको बहुत डीप डाउन भी किया है। बाकी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यहां से आपका साइंस आता है। बात कर लेते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। तो डीप डाउन जाके देखें तो ये सारे चैप्टर्स पूछे जाते हैं, लेकिन 160 मार्क्स का होगा, करीबन करीबन 80 मार्क्स आपके हिस्ट्री से आते हैं, 80 ज्योग्राफी से आते हैं। तो यहां सब आप वाइजली डिसाइड कर सकते हो। मैं ये कह दूं कि इस सेक्शन को पूरी तरीके से छोड़ दो, ये कहना हमेशा गलत होता है। आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया तो इट मींस वहां एक बड़ा वाला जीरो बन जाता है, और फिर बाकी चीजों में ऐसा नहीं होगा कि बाकी बच्चे 40% या 50% ला रहे हैं, आप 100% या 90% अटेन कर लेंगे। इसीलिए याद रखने, एग्जाम के लिए हमेशा तैयारी करनी। फिर एक और बात सोचो, चाहे वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, हर सब्जेक्ट अपने 3 तरीके से टूटा है ना। 20% डिफिकल्ट क्वेश्चंस, 40% हार्ड मतलब मीडिएट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस, 40% आपके इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी अटेम्प्ट मारूं तो कम से कम ये तो तैयार करूंगा। भाई हो सकता है कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं हूं, बट मैं उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस तो याद कर सकता हूं ना। तो इसीलिए याद रखना कि कभी भी किसी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां का 40% जो इजी वाला पार्ट है फिर आप उसको भी छोड़ देते हो। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर, कोई भी सेक्शन आप ऐसा ना समझें कि ये सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एक गलती और मैं यहां बताऊंगा, बहुत बेहतरीन एक गलती होती है बच्चों से, क्या इंटरेस्ट की जो बात की गई ना, इंटरेस्ट वाली गलती होती है। कभी कभी हमें एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लग जाता है, कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, कुछ को ज्योग्राफी लग जाती है, तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत डीप पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो लगातार उसको पढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपका टाइम ज्यादा वही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको सब्जेक्ट पे रिसर्च नहीं करनी है। यू हैव टू बी वाइज इनफ, यू हैव टू सेट द लिमिटेशंस एवरी टाइम। ये इजी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार इसी को पढ़ना है। मुझे वाइजली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो मुझे हर चीज को उस लेवल तक पहुंचाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर 200 मार्क्स की होती है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं की टॉपिक्स की बात करूं तो ग्रामर एंड यूजेस आता है। जब हम ये लिख देते हैं ग्रामर एंड यूजेस, का मतलब एवरीथिंग विल बी देयर। हमने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मींस ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एवरीथिंग विल बी हियर। उससे अलग एरे स्पॉटिंग, एरे स्पॉटिंग इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इन सब से मिलकर बना होता है। यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंसेस, टेंसेस विल बी देयर, कंडीशनल विल बी देयर, सो एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू। बट मैंने क्या कहा, इट इज गुड फॉर द स्कोरिंग। आप इसको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए कि मुझे इंग्लिश आता है, मेरे कुछ नंबर्स वहां आ जाएंगे, इट्स गुड, बट यू हैव टू बी इन कॉम्पिटिशन। एंड कॉम्पिटिशन कब निकलता है, जब यू आर जस्ट हिटिंग द ओवरऑल परसेंटेज। तो वो कब ब्रेक होगी, जब आपके हर सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा कहना वही है, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं ना, वो हिंदी के एसेज भी लिख लिख के देते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि हिंदी में क्या ही पढ़ना होगा। तो यही वाली बात है, इफ यू वांट टू बी टॉपर, इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स, देन यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन। अगर मैं देखूं, यहां वोकैबुलरी पूछी जाती है, जहां के वर्ड फैमिली से क्वेश्चन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉन्टेक्चुअल यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब कुछ भी आता है। इससे आगे बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ पूछा जाता है। और ये जो कोहेंशन एंड कोहेरेंस है, ये भी पूछा जाता है, सेंटेंसेस को लेके, सेंटेंसेस को अरेंज करना, तो सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यहां एक और आती है बच्चों को, वो ये है, सिलेबस वाइड बहुत है, मतलब यू कैन सी एवरीथिंग हियर, सब कुछ है, पूरा वाइड सिलेबस है। लेकिन बात वही है कि बेशक वाइड है, पर चीजें कैसी हैं, चीजें लिमिटेड हैं। आपको बहुत डीप डाउन नहीं जाना है, आपको सब कुछ जान लेना है सब कुछ के बारे में, ठीक है। इसीलिए सिलेबस वाइड है, तो डीप में नहीं है। इसके बाद एक सेक्शन ये जो जीएटी में आता है आपका, वो आता है आपका करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्ट्रेटजी, ठीक है। ये आपका 40 मार्क्स का आता है। इसमें हम 12 महीने की करंट अफेयर्स पर फोकस करते हैं। ये अच्छा सेक्शन इसलिए है कि 12 महीने की करंट अफेयर्स को आपने एक बार देख लिया तो यू विल गेट नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स फ्रॉम हियर। डिफेंस के एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये जो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड नेशनल इवेंट्स, ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डेली स्टडी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो डेली बेटा मिक्स्ड सेट्स लगाओ मैथ्स के, इंग्लिश के आरसीज और करीबन क्वेश्चन सॉल्व करो ग्रामर के, ठीक है। जीके में आप रोटेट करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन 6 डेज। मतलब ये है कि एक बात है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेरा समझाना एक लाइन में यह है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपने एक सेक्शन को पढ़ते रहे, दूसरे को छोड़ दिया, या जिसको आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस को, अब आप उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, और आपको एक महीने बाद याद आया कि मैंने ज्योग्राफी पूरा कर लिया था, लेट्स रिवाइज, या मैंने हिस्ट्री पूरा कर लिया था, लेट्स रिवाइज, और पता चला कि वहां कुछ याद ही नहीं है। तो रिपीटिशन होना चाहिए, लूप में चीजों को पढ़ना है, बिकॉज मुझे सब कुछ अपनी आंखों के सामने रखना है, बिकॉज आई हैव टू गेट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ओके। तो इसीलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कंडीशन कभी ना बनने दें। वोकैब आप याद करते हो, एक दिन मेहनत से याद करोगे 100 वर्ड्स, बट उनका प्रॉपर रिवीजन करते रहे। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे। तो इसलिए लूप में पढ़ना है। ये सारी चीजें बच्चा खुद भी प्लान कर सकता है, मतलब इट्स नॉट फ्रॉम माय साइड कि मैंने प्लान कर दिया, यू कैन प्लान योरसेल्फ कि 3 दिन मुझे ये पढ़ना और 3 दिन मुझे ये पढ़ना है। बट मैथ्स आपका डेली होना चाहिए, वोकैब आपकी डेली होनी चाहिए, ठीक है। मार्किंग स्कीम्स एंड टाइम स्ट्रेटजीज को सेच है, नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट होता है। आप देखिए मैथ्स में 2.54 करेक्ट होता है, 0.34 रॉन्ग मार्क्स होगा, इसीलिए ऑप्शंस को हमेशा वाइजली चूज करें, ठीक है। मैं यहां मान के चलता हूं कि जिन क्वेश्चंस में आपको 50-50% लगा रहता है, वहां आप आंसर जरूर दें, और जहां आपको ऐसा नहीं लगता वहां आप आंसर्स ना दें। आपको पता है एबीसीडी हो, एबीसीडी में से ए और बी आंसर नहीं है, सी और डी में से, ऐसी जगह वाइजली चूज कर सकते हैं। डीएटी में देखो यहां मार्क्स मिलते हैं 4, एक सही होने पे 0.133 कट जाता है गलत होने पे। अटेम्प्ट श्योर क्वेश्चंस फर्स्ट, अवॉइड गैस वर्क, ठीक है। गैस वर्क कभी नहीं लगाना है, वाइज ऑप्शन सिलेक्शन हमेशा होना चाहिए, गैस वर्क नहीं होना चाहिए कि मुझे ये लग रहा है। वाइज ऑप्शन सिलेक्शन हमेशा करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस को इतना क्लोज रखा जाता है कि आप दो में कंफ्यूज रहते हो कि बी या सी में से एक आंसर है। तो यहाँ वाइज सिलेक्शन आपका हो सकता है, बिकॉज आपने 50% क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रखा है। लेकिन गैस वर्क नहीं होना चाहिए कि अक्कड़ बक्कड़ खेल के 100 लगा दिया, ठीक है, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। पेसिंग स्पीड टिप्स क्या है बेटा, मैथमेटिक्स को आप 75 से 85 मिनट दें फॉर इजी टॉपिक्स के लिए, और 40 to 50 मिनट दें फॉर चैलेंजिंग के लिए, ठीक है ना। रीड द इंग्लिश फास्ट। अब ये जो चीजें आपके लिए बेसिक टिप्स हैं, ये मानो मैंने बता दिया कि आप ऐसे करें, लेकिन ये आपको कैसे समझ आएगा कि मेरी पेसिंग टिप्स क्या है? ये आपको समझ आएगा जब आप एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, कभी सोचोगे मैं ये वाला सेक्शन पहले कर लेता हूं, ये सेक्शन पहले कर देता हूं, एक बार शुरू से पेपर करता हूं, एक बार लास्ट से करके देखता हूं। यू विल डू प्रैक्टिकल विद द मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट में जब पूरे 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप दोबारा से स्ट्रेटजीज बनाओगे कैसे करना है। तो भाई वहीं आपको मैं बताता हूं, रियलिटी निकल के आएगी, वहां से आपकी पेसिंग सेट होगी कि मैं कैसे पेपर को इजीली सॉल्व कर सकता हूं, मैं कैसे पेपर को हैंडल करता हूं। मेरा कहना यह है कि चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो जनरलाइज नहीं होते कि ये चैलेंज है एंड एवरीवन हैज टू फॉलो द सेम पाथ। नहीं, चैलेंजेस बड़े पर्सनल होते हैं। आई हैव द चैलेंजेस, आई हैव टू फाइंड आउट द वेज कि कैसे मुझे इस चैलेंज को बीट करना है। दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि मैं इसको कैसे शॉर्ट आउट करता हूं। ये कोई तरीका नहीं कि सर ने मुझे बता दिया। जैसे बड़े चैलेंजेस हैं, मैं अर्ली मतलब राइजर हूं, सुबह जल्दी उठ जाता हूं। अब मैं बच्चों को कहता हूं सुबह जल्दी उठो, लेकिन ज्यादातर बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, मैं नहीं कर सकता लेट नाइट काम। तो यू हैव no need to follow anyone's advice. You have the problem, you have to find a way. Okay, so now move करते हैं आगे।
हाई ये टॉपिक्स एंड प्रायोरिटीज, ये है मैथमेटिक्स में प्रायोरिटीज। अगर आप देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, यहां से 40 to 50% ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। जीके में आप देख पा रहे हो फिजिक्स एंड हिस्ट्री से बहुत कुछ कवर अप हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आरसी और ग्रामर से बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा आपका। ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉलो ऑफिशियल यूपीएससी स्कीम और मेंटेन एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी, रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीकली। तो ओवरऑल ये है कि ये सब कुछ हमारा परसेप्शन है, जैसा हम बच्चों को पढ़ाते हैं वैसा हम आपको बताते हैं। लेकिन फॉर मोर यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना होगा बेटा किसको, यूपीएससी की वेबसाइट को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या तो उसका लेवल होता है पेपर का, कैसे उसको ब्रेक करना है, कितना मुझे आता है। कम से कम 5 पेपर प्रीवियस ईयर करके देख लो, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आएगा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, किस लेवल पे खड़ा हूं, कितनी मेहनत करनी होगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो कहते हैं ना आईने पर से डस्ट साफ हो जाएगी। सिर्फ 5 पेपर मेरे कहने से बना लो प्रीवियस ईयर। आप कहेंगे मेरी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कहां आप स्टैंड करते हो, कितना आपको पढ़ना है, क्या आपको चाहिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, और भाई ये है आपके लिए वो एक्सपर्ट टीम ट्रस्टेड बाय 5000 प्लस सेलेक्टेड डिफेंस ऑफिसर्स। तो ये आपके लिए वो टीम है जो आपके लिए लगी हुई है पूरी तरीके से आपके सिलेक्शन के लिए। सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स यहां पर हैं। कोई भी आपको कुछ जानना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी हियर। तो थैंक यू बच्चों, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। और आपका अप्रैल में एग्जाम है, आपको पता होगा, तो तैयारी करनी धांसू तरीके से शुरू कर दो, एक दिन भी लूज नहीं करना है। ये टाइम है अपने आपे को एक चैलेंज देने का, उसे एक्सेप्ट करने का और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।